हेलो बच्चों, क्या आपने कभी नोट किया है कि जब आप रन करते हो तो फिर आपकी सांस फूल की हो जाती है और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो क्या एनर्जी बनना बंद हो जाती है। आपने कभी नोट किया है कि जब अगर आपको ऑक्सीजन ना मिलती हो तो क्या आपकी बॉडी एनर्जी बनवाना बंद कर देती है। चलो आपको एक सिंपल स्टोरी से मैं आपको इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कराता हूँ। ये सिंपल स्टोरी है कि एक रेस का मुकाबला होता है, आपने इस रेस में हिस्सा लिया है, सब लोग तैयार बैठे हैं, आप भी तैयार उनके साथ बैठे हो। जैसे ही फायर हुआ तो सब रन स्टार्ट करते हैं, आपने भी रन स्टार्ट किया। तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे जैसे रन आपने स्टार्ट की तकरीबन 20 या 25 मीटर आपने डिटरमाइन किए तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और फिर आपकी जो वीकनेस होती है वो जागना शुरू हो जाती है। फिर आपको जो चेस्ट होता है वो हैवी हो जाता है और जब पेन होता है और आपकी जो सांस होती है वो फूलने लगती है। ऐसे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हमारे पास इस टॉपिक में हम बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस टॉपिक में इंशाल्लाह जरूर देंगे। आप ये जानते हो कि ये सांस फूलना और चेस्ट का हैवी होना और मसल्स में पेन होना किस चीज़ की अलामत है, ये किस प्रोसेस का नाम है। सो आज इस प्रोसेस को करते कुछ इलामात में क्लियर कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से एमटीकेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहना कि इसी 4 से 5 क्वेश्चन है जो कि 2020 से लेकर 2025 के पाकिस्तान में एमटीकेट के अब पूछे गए थे, जो कि हमने इस लास्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो कि एमटीकेट में पूछे गए हैं। आंसर आपको मैं दूंगा एमटीकेट के हवाले से। तो गाइस वेलकम टू स्मॉल लर्निंग सागली। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले सेलुलर रिस्पिरेशन जो कि बायोलॉजी का एक खतरनाक और भयानक टॉपिक है, होने के साथ साथ एक लेंदी और आसान टॉपिक भी है। सेलुलर रिस्पिरेशन जानते हो कि सेलुलर रिस्पिरेशन का टॉपिक है, हमने तकरीबन 2 या 3 वीडियो में ये डिस्कस किया था। तो आज रिस्पिरेशन का थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन बेसिकली एक ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की टू जनरेट एटीपी, मतलब एक ऐसा अमल, एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्म करने का प्रोसेस को सेलुलर रिस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन के 2 फेजेस होते हैं। नंबर फेज होता है एनाएरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रिस्पिरेशन। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन को फर्मेंटेशन का नाम भी दिया जाता है, जो कि हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको फर्मेंटेशन का नाम क्यों दिया जाता है। सो इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन सबसे पहले जो इसका पॉइंट है ये कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये एक ऐसा अमल होता है जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में सुना था कि जब आप रन करते हो तो आपकी सांस फूल जाती है, आपका चेस्ट हेवी जाता है और आपके मसल्स में पेन होता है। ये इसकी जो सिम्टम है वो यही होती है कि आपके में ऑक्सीजन ना हो तो आपकी जो बॉडी होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में पेन होता है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी जो ग्लूकोज होता है वो कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की होती है। तीसरी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स। जो ये एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होता है ये आपके सिर्फ मसल सेल्स के अंदर होता है, ना कि बॉडी के दूसरे सेल्स में, सिर्फ ये मसल सेल्स में होता है। सबसे बड़ी बात यह कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल नेट गेन, मतलब एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में या एनाएरोबिक फर्मेंटेशन में आपके 2 एटीपी मॉलिक्यूल आपको हासिल होते हैं, स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसको लैक्टिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके माइंड में सवाल है तो मैं आपका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो सर आपने हमको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था, आपने सेल्यूलर रिस्पिरेशन से एनाएरोबिक रिस्पिरेशन से पहले हमें क्यों पढ़ाया था? क्योंकि जो आपका ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट से ही आपका ये एनाएरोबिक और एरोबिक रिस्पिरेशन चलता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट तब बनता है जब रिएक्टर हो, अगर रिएक्टर ना हो तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? मतलब जो ये आपका पायरुवेट होता है वो ये रिएक्टर होता है और जो आपके दूसरे कंपाउंड बनते हैं वो ये प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट का बनना तभी लाजम होता है जब आपके पास रिएक्टेंट हो, तो आपके पास रिएक्टेंट आ गया, इसलिए हमने पहले ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया था। सबसे पहले आपके पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल है जो कि C3H4 और O3 का इसका फार्मूला है। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल रहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड भी आल्सो एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 NADH एंड कन्वर्ट इनटू 2 NAD। मतलब एनाएरोबिक रिस्पिरेशन का ये मेन एम होता है कि आप जो आपका जो एनर्जी है इसको अगेन एंड अगेन रीजनरेट करना, इससे प्रोड्यूस होती है आपकी एनर्जी। और दूसरा स्टेप होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब होता है अल्कोहल का बनाना। सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले पायरुवेट ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल, वन इज 1 कार्बन कंपाउंड, द सेकंड इज 2 कार्बन कंपाउंड। मतलब जो आपका अल्कोहल होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये ब्रेक डाउन होता है एक 1 कार्बन का कंपाउंड में और दूसरा 2 कार्बन के कंपाउंड में। सो आपका ये पायरुवेट है, पायरुवेट आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ये आप 2 कंपाउंड में टूटता है, एक फर्स्ट कार्बन कंपाउंड, दूसरा 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। सो जो फर्स्ट 1 कार्बन का कंपाउंड होता है उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका 2 कार्बन का कंपाउंड होता है उसका नाम है एसिटाइल। जो ये प्रोसेस होता है इसका प्रोसेस का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। और अब ये क्या होता है, जो आपका एसिटाइल होता है ये रिएक्टेंट बन जाता है और ये प्रोडक्ट बनाता है अल्कोहल। तो इसीलिए इसी को नाम जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो आपका ये एसिटाइल होता है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसका फॉर्म होता है C2H4O। जब ये 2 NADH रिड्यूस होते हैं और दो NAD के मॉलिक्यूल बनते हैं तो आपका जो एसिटाइल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, ये बन जाता है अल्कोहल। मतलब ये प्रोसेस तब होता है जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती। और अब हम आगे देखेंगे ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका जो ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की वो होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसका नाम है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन जो कि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। सो प्रोसेस इन विच पायरुवेट ब्रेकडाउन अकर्स
टू इंटर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर क्रेब्स साइकिल। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपका जो पायरावेट होता है ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर ये इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए एट फॉर क्रेब्स साइकिल। मतलब एक 3 कार्बन कंपाउंड वो ब्रेक डाउन होकर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाता है फॉर क्रेब्स साइकिल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ये इसके 10 मेन स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, नंबर 2 होता है क्रेब्स साइकिल या इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, और नंबर 3 होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। इन तीनों स्टेप्स को हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आ गए लास्ट में एमडीके के क्वेश्चन और आंसर की तरफ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एमडीके के क्वेश्चन जो इस टॉपिक के अबाउट आते हैं तकरीबन 2020 से लेकर 2025 तक जो भी एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन के अबाउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्री टेस्ट में, वो आज डिस्कस करेंगे। तकरीबन 4 क्वेश्चन है जो अगेन अगर एवरी ईयर रिपीट होते हैं, सो इसी कन्फ्यूजन को खत्म कर देते हैं। इंडिकेट क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन एंट्री टेस्ट ऑफ द पाकिस्तान और सिंध 2020 से लेकर 2025 तक जो भी इन एरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन के अबाउट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज इनको इस वीडियो में एंड में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ड्यूरिंग इन एरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, मतलब इन एरोबिक रिस्पायरेशन में जो आपके मसल्स में होता है पायरुवेट कन्वर्टेड किस में होता है, एथेनॉल में होता है, लैक्टेट में होता है, एसिटाइल कोए में होता है या कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो हमने ये स्टार्ट में पढ़ा था इन एरोबिक रिस्पायरेशन में कि जब आप रन करते हो तो आपकी सांस फूल जाती है, और जो ये हमने कहा था कि ये आपका होता है मसल्स में आपका होता है ये एनारोबिक रिस्पायरेशन, और जो आपका पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट, जो आपका पायरुवेट होता है 3 कार्बन का कंपाउंड जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम था लैक्टिक था, और उसको लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। तो मतलब जो आंसर है वो है बी, लैक्टिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन एरोबिक रिस्पायरेशन हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस। हमने ये स्टार्टिंग में बात की थी कि इन एरोबिक रिस्पायरेशन में आपके कितने एटीपी के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। सो आपने अगेन देखना है वीडियो को, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, तो इसका जवाब है ए। तीसरा क्वेश्चन है कि द मेन पर्पज ऑफ फर्मेंटेशन इज टू, मतलब जो फर्मेंटेशन होता है इसका मेन मतलब क्यों होता है, द मेन पर्पज ऑफ द फर्मेंटेशन इज टू। तो मैंने वीडियो में आपको लिखा हुआ नहीं दिखा, लेकिन आपको जरूर सुना होगा, अगेन वीडियो को देख लो कि जो मेन फर्मेंटेशन का जो मतलब होता है, जो मेन एम होता है वो प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑप्शन ए प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रीजनरेट ग्लूकोज, ऑप्शन सी रीजनरेट NAD, ऑप्शन डी प्रोड्यूस वाटर। तो जो फर्मेंटेशन का जो मेन पर्पज या मेन फंक्शन होता है जिसलिए ये होता है, तो उसका जवाब है सी, रीजनरेट NAD। अगेन एंड अगेन NAD को रीजनरेट करके इससे एनर्जी निकाल जाती है, इसलिए फर्मेंटेशन का जो ये प्रोसेस होता है। चौथा क्वेश्चन है, वो तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आप खुद ही कमेंट सेक्शन में दे दोगे। चौथा क्वेश्चन ये है कि विच रिस्पायरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। तो आपने ये बहुत डिटेल में सुना होगा कि जो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उसको क्या कहते हैं। सो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।